सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना हो शुभ और ना मंगल, जो करती है शुभ और सावधान, शुभ दिखाने मंगल बताने और आपको करने सावधान। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर और आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध की, जिसे रोकने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी है। मगर सूरत हाल ये है कि ना तो रूस हमलों से बाज आ रहा है और ना ही यूक्रेन। इधर सीज फायर पर बात हो रही है, उधर यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से बमबारी कर दी है। दरअसल रूस ने भी एक दिन पहले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। कुल मिलाकर समझौता आसान नजर नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद अभी बरकरार है। अब ज़ेलेंस्की पूरी तरह ट्रंप के साथ हैं और ट्रंप भी यूक्रेन की सुरक्षा के लिए न सिर्फ हथियार भेजने को तैयार हैं, बल्कि एनर्जी ठिकानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेना चाहते हैं। आज आपको सीजफायर के लिए ट्रंप का प्लान भी बताएंगे। साथ ही चर्चा होगी गाजा की, जहां इजरायली सेना ने कोहराम मचा रखा है। तो शुरुआत करते हैं यूक्रेन के मोर्चे से। दरअसल ट्रंप के सीजफायर प्लान को पुतिन ने पूरी तरह मंजूर नहीं किया, पर ऊर्जा ठिकानों या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस कदम के बाद लगा कि देर सबेर शांति हो जाएगी, पर ऐसा है नहीं। इधर ट्रंप से बात हुई, उधर पुतिन ने ताबड़तोड़ यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर दी। यूक्रेन भी पीछे क्यों रहता, उसने भी रूस के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। और अब ट्रंप भले ही युद्ध रोकने का दावा कर रहे हैं, पर साफ है कि अपनी शर्तें मनवाए बिना पुतिन मोर्चे से पीछे नहीं हटेंगे। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। धमाकों की ऐसी गूंज में भला शांति पर बात कैसे होगी। हवा में उड़ते ड्रोन्स और बरसते बम क्या रूस और यूक्रेन के बीच समझौता होने देंगे? कहां तो दुनिया यूक्रेन युद्ध रुकने का खत्म होने के शुभ समाचार का बेसब्री से इंतजार कर रही है, और कहां यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। ड्रोन से हमले की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये हमला तब हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। लगातार बातचीत हो रही है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों फौरी तौर पर 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार भी हो गए हैं, पर लगता है कि जब तक पूरी तरह सीज फायर नहीं होता, दोनों एक दूसरे को निशाना बनाना चाहते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के हमले की हैं। गुरुवार को यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के एंजल्स बॉम्बर बेस पर हमला किया और इस तरह मोर्चे से करीब 700 किलोमीटर अंदर अहम रणनीतिक बेस को निशाना बनाया। रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 132 ड्रोन्स को मार गिराए। पर माना जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस को बड़ी चोट दी है, क्योंकि इस रणनीतिक बॉम्बर बेस पर रूस के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बॉम्बर मौजूद रहते हैं। यूक्रेन के हमले से एयरफील्ड और उनके पास के इलाकों में आग लग गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के सिजरान शहर पर भी हमला किया है। निशाने पर वहां का ऑयल डिपो था। खबर है कि इस हमले में वहां भी आग लग गई। एक तरफ शांति के लिए गंभीर बातचीत हो रही है और ट्रंप ने जंग रुकवाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है, तो सवाल है कि यूक्रेन क्यों रूस पर हमलावर है। असल में हमला अकेले यूक्रेन नहीं कर रहा, बल्कि रूस ने भी एक दिन पहले ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन पर भारी हमला बोला। ड्रोन्स ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसमें अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के मुताबिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। ये तब हुआ जब पुतिन 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने के लिए राजी हो चुके हैं, पर इस दौरान रूस यूक्रेन के शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रख सकता है। लेकिन सवाल है कि रूस के ऐसे रुख से शांति कैसे होगी। क्या यूक्रेन पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर वो ट्रंप को मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी तरह सीज फायर का समझौता उनकी ही शर्तों पर होगा, और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो हमला जारी रखेंगे। रूस की मांग है कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की हथियार सप्लाई रोके,
जंग के दौरान कब्जा की गई जमीन पर रूस का अधिकार रहेगा और यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी यूक्रेन न्यूट्रल देश रहेगा, तभी पुतिन समझौते के लिए तैयार होंगे, लेकिन रूस की शर्तों पर सहमति बनाना आसान नहीं। हालांकि ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा और जरूर निकलेगा। You have a situation, we have a lot of guns pointing at each other foolishly because it would have never happened if I were president. That was not a war that was supposed to happen, and it did happen. So that's where we are. And right now, you have a lot of guns pointing at each other, and a ceasefire without going a little bit further would have been tough. Russia has the advantage, as you know. They have encircled about 2,500 soldiers. They are nicely encircled, and that's not good. ट्रंप की कोशिश अपनी जगह है, पर जमीन पर हालात अभी जंग के हैं। अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है कि पुतिन को मना लेना आसान नहीं होगा। जब तक रूस की सुरक्षा को लेकर पुतिन निश्चिंत नहीं हो जाते, उन्हें समझौता मंजूर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सवाल ये है कि अगर अपनी शर्तों के लिए पुतिन अड़ गए तो यूक्रेन में सीज फायर होगा कैसे? वैसे संकेत यही है कि पुतिन की ज्यादातर बातों को ट्रंप पहले ही मान चुके हैं। मसला ये है कि अमेरिका अब खुद यूक्रेन के साथ आर्थिक समझौता करने जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी के पास होगी और इसलिए अब ट्रंप यूक्रेन को ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर प्लेन देने के लिए राजी है। मगर तय है ये बात कि पुतिन को नागवार गुजरेगी और यानी कि सीज फायर की राह में अभी कई किंतु परंतु है। सैनिकों की अदला बदली करके दोनों देशों ने एक अच्छी पहल भी की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। जब शहरी इलाकों में बम बरसाए जा रहे हों, जहां तहां आग लगी हो और इमारतें जमींदोज नजर आए, तो ऐसे में शांति की उम्मीद कैसे हो? यकीनन रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी जारी है, मगर जंग की इस डरावनी तस्वीरों के बीच अभी समझौते की उम्मीद भी गायब है। 30 दिन के तत्काल संघर्ष विराम के लिए पुतिन के राजी होने के बाद दोनों देशों के कैदियों की अदला बदली हुई। मोर्चे पर जारी खून खराबे के बीच ये खूबसूरत तस्वीर नजर आई। 3 साल बाद चेहरों पर मुस्कान नजर आई। अरसे से रूस की कैद में बंद एक यूक्रेनी सैनिक ने बीवी को गले लगा लिया। चेहरों पर मुस्कान के साथ ये यूक्रेनी सैनिक अपने घरों के लिए रवाना हो गए। जो अभी नहीं आए हैं, उनका इंतजार है। एक पिता तस्वीर दिखाकर अपने बेटे के बारे में पूछता रहा। यही इंतजार अभी न जाने कितने और परिवारों को है। फिलहाल 175 कैदियों की अदला बदली हुई है। रूस ने गंभीर रूप से घायल 22 यूक्रेनी सैनिकों को भी रिहा किया है। इसी तरह यूक्रेन की कैद से छूटकर रूसी सैनिक भी बस में बैठकर अपने देश निकले। ये सभी अपने घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे और जिंदगी एक बार फिर मुस्कुरा उठेगी। सैनिकों की अदला बदली एक शुभ संकेत है, मगर रूस और यूक्रेन के बीच पूरी तरह सीज फायर कब होगा, कैसे होगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं। अभी पुतिन और जेलेंस्की इस बात के लिए राजी हुए हैं कि ऊर्जा और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, पर इसकी भी गारंटी नहीं। रूस के हमले से यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन के पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए उनका कंट्रोल अमेरिका को देने का सुझाव दिया है। पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच करीब 1 घंटे तक बात हुई। इस दौरान पुतिन से हुई बातों पर चर्चा हुई और जेलेंस्की के मुताबिक
दोनों में ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बात हुई। ये प्लांट अभी रूस के कब्जे में है और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। यानी अमेरिका अब यूक्रेन में ऊर्जा ठिकानों की जिम्मेदारी उठाकर उन्हें सुरक्षित करना चाहता है। जाहिर है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हो रही बातचीत सिर्फ युद्ध और समझौते तक नहीं है। Are now focused on a long-term peace agreement. As you know, on that deal or that meeting between President Zelensky and President Trump, the Ukrainian president at the time wasn't talking about a greater peace deal. We are now at that place where we are talking about that. So we've moved beyond just the economic minerals deal framework, and we're looking at a lasting ceasefire. Right now, we're at a partial ceasefire. But again, the president is sending his highly skilled, intelligent, and experienced team to Saudi Arabia later this week to continue fighting for peace in this conflict. शांति के लिए ट्रंप के फॉर्मूले पर जेलेंस्की को शुरू में आपत्ति थी, पर अब साफ है कि जेलेंस्की को अमेरिका का प्लान मंजूर है। सीज फायर पर अमेरिका और यूक्रेन के बीच अगली बातचीत सऊदी अरब के जद्दा में होने जा रही है। वहीं पर युद्ध विराम के सभी पहलुओं पर बात होगी, लेकिन इस बीच ट्रंप यूक्रेन को लेकर बेहद नरमी दिखा रहे हैं। उसे सुरक्षा के लिए हथियार और सूचनाएं सब कुछ देने के लिए तैयार है। बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप से अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की और खास तौर पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की जरूरत बताई। ट्रंप ने उनको हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। जेलेंस्की ने बाद में दावा किया कि अमेरिका उसे कई F-16 फाइटर प्लेन भी देने जा रहा है। यानी जेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक आपसी समझ बन चुकी है। अगर अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर गारंटी देता है और हथियारों की सप्लाई जारी रखता है, तो जेलेंस्की सीज फायर के लिए ट्रंप का प्लान मंजूर कर सकते हैं। पर अभी मसला ये है कि पुतिन ही पूर्ण सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप और पुतिन की जब सीज फायर पर बात हुई तो पुतिन नहीं माने। सीज फायर की योजना को ट्रंप की टीम ने यूक्रेन के साथ मिलकर तैयार किया था। इसमें जमीन, हवा और समंदर में पूरी तरह युद्ध विराम शामिल था। लेकिन पुतिन का साफ कहना है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो, उसका नेटो से कोई कनेक्शन नहीं हो, तभी बात होगी। और इसी आधार पर उन्होंने ट्रंप के प्लान को नामंजूर कर दिया। पुतिन के रुख पर जेलेंस्की भड़के हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन शांति नहीं चाहते। इधर यूरोप भी पुतिन के अड़ियल रवैये पर नाराज है। आशंका जताई जा रही है कि अगर यूक्रेन के पास सहयोगी देशों के हथियार नहीं होंगे तो वो भविष्य में रूस का सामना कैसे कर पाएगा। कमजोर सेना के साथ यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी कैसे मिलेगी। पर ट्रंप जिस भरोसे के साथ शांति का दावा कर रहे हैं, लगता है कि उनकी अपनी योजना है और वो जल्दी ही जेलेंस्की और पुतिन दोनों को सीज फायर के लिए तैयार कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब यूक्रेन के बाद रुख करते हैं गाजा का। एक तरफ ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगा रखा है, तो दूसरी ओर गाजा में कोहराम मचा है। दरअसल ट्रंप के आने के बाद हमास और इजराइल में सीजफायर हुआ था, मगर अब इजराइल ने 19 जनवरी को शुरू हुए सीजफायर को खत्म कर दिया है। उसकी सेना और टैंक गाजा में तबाही मचा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस लगातार हवाई हमले कर रही है और एक बार फिर से टैंकों ने जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। तो इन हमलों में पिछले 2 दिनों में 436 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 183 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही हैं। आईडीएफ के ताजा मामलों में आज यानी कि गुरुवार को 71 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही इजरायली सेना ने कहा है कि वो अब फिलिस्तीनियों को साउथ से नॉर्थ गाजा में घुसने की इजाजत नहीं देगी। इसके साथ ही मेन नेशनल हाईवे के इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। आधी रात को किए गए इजराइल के हमलों में कई घरों को निशाना बनाया गया। इसके कुछ घंटों के बाद ही आईडीएफ ने गाजा शहर समेत नॉर्थ गाजा की नाकाबंदी शुरू कर दी। आईडीएफ की चेतावनी के बाद भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। गाजा पर इजराइल के हमले तेज होने के कारण फिलिस्तीनी अपना घर छोड़कर ट्रकों और गाड़ियों में सामानों को लेकर वहां से जाने को मजबूर हो गए हैं, भाग रहे हैं। वहीं बुधवार को वेस्ट बैंक में एक अंडर कवर यूनिट बेस पर गए इजरायली पीएम ने कहा कि जब तक हमास इजरायली बंधकों को रिहा नहीं कर देता, गाजा में हवाई हमले जारी रहेंगे।
नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने ये हमले इसलिए कराए हैं क्योंकि सीजफायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। हमास पर दबाव बनाने के लिए गाजा से मिस्र जाने वाले राफा क्रॉसिंग को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मकसद है कि मरीजों तक इलाज नहीं पहुंचाया जा सके। इससे पहले इजरायल ने गाजा में राहत सामग्री, तेल और दूसरी चीजें लेकर जाने वाली गाड़ियों का रास्ता भी रोक दिया था। इजरायल और हमास युद्ध विराम समझौते का पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो गया था और पहले चरण में हमास ने 33 बंधक छोड़े। इजरायल ने 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, पर इसके बाद से इजरायल की ओर से गाजा पर हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ का कहना है कि यह हमला हमास के आतंकियों के लिए किया गया है और इस बीच इजरायल ने गाजा में हमास के प्रधानमंत्री को मार भी गिराया है। वहीं हमास ने इजरायल के इन हमलों को सीजफायर का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि इजरायल ने बिना किसी उकसावे के ये हमले किए हैं। तो शुभ मंगल सावधान में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।